friends, my name is Dr. Arun Bhanot and I am working as Director of Spine Services at CK Birla Hospital, गुड़गांव। आज हम इस हेल्थ अवेयरनेस टॉक में स्पाइन की एक यूनिक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्कोलियोसिस। वैसे तो अधिकतर जो स्पाइन की समस्याएं या जो रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं वो मिडिल एज से लेके ओल्ड एज में ज्यादा देखी जाती हैं, बट स्कोलियोसिस एक ऐसी समस्या है जो कि एक्चुअली ज्यादातर यंग एडल्ट्स में देखा जाता है और उसमें से भी एक यंग फीमेल्स के अंदर। स्कोलियोसिस 3-4 तरह का होता है। जैसे सबसे जो कॉमन स्कोलियोसिस जिसके बारे में जानते हैं उसे हम बोलते हैं एडोलेसेंट स्कोलियोसिस, या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे बोलते हैं एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर्स अगर लिखते हैं तो AIS करके लिखते हैं। ये 10 से लेके 14-15 साल के बच्चों के अंदर होता है। अधिकतर ये लड़कियों में होता है। तो अभी तक इसका कोई प्रमुख कारण जिसे हम बोला जाए कि क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जैसे एस्टैब्लिश होता है उसके बारे में कह पाना मुश्किल है। बहुत सारी थ्योरीज जरूर हैं, कंजेनिटल, डेवलपमेंटल, कई चीजें, बट अगर हम क्लियर कट कारण बोले तो अभी निश्चित तौर से कहना मुश्किल है कि ये होगा तो ये स्कोलियोसिस होगा ही होगा। इसीलिए फिलहाल अभी तक इसे एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोलते हैं। ये होता क्या है स्कोलियोसिस? स्कोलियोसिस का मतलब है कि हमारी जो स्पाइन है, जैसे नॉर्मली वो सीधी होनी चाहिए, वो टेढ़ी हो जाती है। सो मैं इस एक्सरे के तौर पे आपको उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे ये एक नॉर्मल स्पाइन का एक्सरे है और ये खड़े होके दिया गया है। अगर हम देखें तो ये सारे वर्टिब्रा जो है मणके हैं एक के ऊपर एक एकदम सीध में है। सो ये नॉर्मल कर्वेचर मानते हैं स्पाइन का, जिसमें वर्टिब्रा जो है सारे स्पाइनल कॉलम एक सीध में बैलेंस्ड होता है। अगर हम राइट और लेफ्ट शोल्डर देखें एक्सरे में जो दिख रहे हैं ये भी बराबर रहते हैं। परंतु जब स्कोलियोसिस होता है तो कुछ इस तरह की पिक्चर आ जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक यंग लड़की है 14 साल की, जिसके ये जो राइट कंधा है ये लेफ्ट कंधे से ऊंचा है और ये इस तरफ दाईं तरफ को झुकी हुई है। अगर आप देखें तो हमने इसमें छोटा सा एनिमेशन बनाया है। आप नोट कर सकते हैं कि इसकी स्पाइन सीधी होने की बजाय ये ऐसे कर होके आ रही है। और अगर इसकी एक्सरे को ध्यान से देखें तो जो पिछले एक्सरे में ये सीधा दिख रहा था, अब ये ऐसे होता हुआ आ रहा है। इसी को हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। अब स्कोलियोसिस अपने आप में जरूरी नहीं कि मरीज को कोई दर्द पैदा करे या उसको शारीरिक जो क्षमता होती है उसके अंदर कोई कमी हो। बच्चे जो हैं बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही चलते रहते हैं, सब खेल कूद भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। परंतु जब स्कोलियोसिस किसी एक सर्टेन डिग्री क्रिटिकल लेवल से ऊपर जाता है तो इनका जो टेढ़ापन है वो बहुत ही ऑब्वियस दिखता है। अब क्योंकि ये ज्यादातर बच्चियों में होता है, उसी समय होता है जब उनको अपनी फिजिकल अपीयरेंस की कॉन्शियसनेस जो है आनी शुरू होती है, तो बहुत बार ये बच्चे जो हैं वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, गिल्टी फील करते हैं अपनी अपीयरेंस के बारे में और अपने ही अंदर ये इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। ये तो हुई कॉस्मेटिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्कोलियोसिस के साथ। परंतु एक और मेडिकल रीजन है जिसकी वजह से ये तंग कर सकता है। क्योंकि स्पाइन जो है नॉर्मली सीधी होनी चाहिए और बैलेंस है, तो इसकी जो वेयर एंड टेयर है वो नॉर्मल स्पीड पे चलती है ताकि स्पाइन जो है आने वाले 50, 60 साल, 70 साल तक अपना हेल्प कर सके। अगर स्पाइन बैलेंस नहीं है तो इसे डिफरेंशियल वेयर एंड टेयर होने की संभावना है। इसका मतलब कि जैसे ही ये एडोलेसेंट बच्चे जो यंग एडल्ट्स बनेंगे या मिडिल एज में जाएंगे तो जो समस्याएं आम सीधी स्पाइन वाले लोगों को 60-70 साल पे फेस करते हैं, हो सकता है कि इनमें 35 से 45-50 साल पे ही आनी शुरू हो सकती है। आवश्यक नहीं है पर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके चलते हुए स्कोलियोसिस को जल्दी रिकॉग्नाइज करना और उचित इलाज करना आवश्यक है। ज्यादातर जगह पे आजकल स्कूल्स में ही स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहाँ पे बच्चों के इस एज के बच्चों के क्लिनिकल जांच करते हैं डॉक्टर्स की टीम, और फिर जहाँ लगता है शक होता है उनके एक्सरेज कराए जाते हैं और जब स्कोलियोसिस डिटेक्ट होता है तो उसको ऑब्जर्वेशन में लिया जाता है। अनलेस एंड अनटिल की डिटेक्शन के टाइम पे ही स्कोलियोसिस बहुत ज्यादा कर्व हो जिसका, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं तो इनमें इमीडिएटली कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट हम नहीं रिकमेंड करते। परंतु जैसे जैसे ये बच्चे बढ़ते हैं, इनकी स्केलेटल मैच्योरिटी जिसे बोलते हैं, इनकी जो एक्सपेक्टेड हाइट है, जब ये उसके करीब आ जाते हैं तब तक हम कोशिश करते हैं कि इनको ऑपरेशन से बचा के रखें
कोई एक्सटर्नल बेल्ट या ब्रेस, ऐसा कोई शिकंजा जिससे कि स्कोलियोसिस के बढ़ने की स्पीड को नियंत्रण में रखा जाए, ताकि वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और जब आवश्यक हो ऑपरेशन करना तो उस समय हम इजीली ऑपरेशन करके इसको सीधा कर सके। इसका मेडिकल या एक्सरसाइज से कोई अधिकतर इलाज संभव नहीं है। अगर तो मान लीजिए ये सर्टेन डिग्री ऑफ कर्व से नीचे नीचे ही रह जाता है और बढ़ता नहीं है तो फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता। पर अगर सीरियल एक्सरे जो 6-6 महीने या 3-3 महीने या साल पे हम करते हैं, अगर उसमें ये बढ़ता दिखे और एक सर्टेन डिग्री से ज्यादा जाए या बच्चा जो है ग्रॉसली टेढ़ा दिखना शुरू हो जाए, इम्बैलेंस दिखे, उस स्थिति में हम जल्दी ऑपरेशन करके इसको सीधा करते हैं। पहले इस तरह के ऑपरेशनों को बड़ा रिस्की और खतरनाक माना जाता था, परंतु आज के युग में मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जब हम ये ऑपरेशंस करते हैं तो ये काफी हद तक अब सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ये देखें, ये इसी बच्ची का जिसका मैंने पहले एक्सरे दिखाया है, इसको हमने ऑपरेशन रिकमेंड किया था और जब हमने ऑपरेशन किया तो अब आप देख सकते हैं कि आफ्टर द सर्जरी इसकी जो स्पाइन पहले टेढ़ी थी अब वो बिल्कुल सीधी हो गई है। ये मैं बता रहा था कि जैसे हम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये जो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये मल्टीपल स्क्रूज हैं, इनको हम बोलते हैं मल्टीपल एंकर पॉइंट्स। क्योंकि हमें करेक्टिव फोर्सेस यूज करनी है, एक टेढ़ी स्पाइन को सीधा करके सेंटर में लाना है, तो हमें कोई एंकर पॉइंट्स और रॉड्स यूज करने पड़ते हैं जो कि हम उसको सीधा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इसको अगर मान लीजिए हमने 2-2 स्क्रूज ऊपर लगाते, पुराने समय में हुक लगाते थे, तो उनके करेक्ट भी अच्छे से नहीं होते थे और फोर्सेस ज्यादा लगती थी, तो कई बार रॉड या स्क्रू ब्रेकआउट होने के चांसेस होते थे। परंतु जब से हम ये मल्टीपल फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जगह जगह पे स्क्रूज लगा के और फिर उसको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप करेक्ट करते हैं, तो ये जो करेक्शन होती है पेशेंट की अलाइनमेंट की, वो काफी हद तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इस कंस्ट्रक्ट के फेल होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है और ये जो बच्चे हैं जल्द स्वस्थ हो जाते हैं और फिर से इंडिपेंडेंट नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर देते हैं विद ए गुड सेल्फ इमेज। इसका दूसरा बेनिफिट मैंने पहले जैसे बताया कि अगर स्पाइन टेढ़ी रहे तो उसकी वेयर एंड टेयर ज्यादा हो सकती है, परंतु जब हम इसको सीधा कर देते हैं तो उस वजह से जो स्पाइनल बैलेंस भी है वो भी रिस्टोर हो जाता है और जो फास्टर या अर्ली वेयर एंड टेयर की संभावना है वो भी कम हो जाती है।